मीनार पाकिस्तान एक्चुअली पिक्चर किया था कि एक दिन एक अवाम का समुंदर आएगा खुद चल के। तो मैंने एक दिन, अच्छा वो बड़ी देर से मैं ये अभी तक मैं पिक्चर नहीं कर सका था कि तहरीक इंसाफ कैसे जीतेगी। फिर एक दिन मैं एक सेमी सोने से पहले एक मुझे ऐसे आया कि सारे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही, लोग सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं, लोग सारे पाकिस्तान में जश्न मना रहे हैं आजादी का कि तहरीक इंसाफ रहेगी। आपको सिर्फ ब्रीफली बता दूं कि हमने पहले 5 चीजें क्या करनी है। 5 इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी आते साथ ही पावर में। नंबर 1, हमने पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसे वाले लोगों से पैसा लेना है। इस वक्त गरीब अमीर को सब्सिडाइज कर रहा है, हमने पैसे वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा करके, इंशाल्लाह वो मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। हम दुगने नहीं तिगने करेंगे अपने रेवेन्यू। अभी 1.7 ट्रिलियन है, इंशाल्लाह मैं आपको 5 ट्रिलियन तक पैसा दूंगा। खर्चे कम करेंगे, हम अपने खर्चे कम करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे। और मेरी जो पहली नजर है, जब इंशाल्लाह हमारी जब इनॉग्रेशन हो रही होगी तो मैं आपको पता पहली चीज क्या होगी, गवर्नर हाउस। मेरी बिल्कुल नजर नहीं सिर्फ लाहौर का गवर्नर हाउस है, सारे गवर्नर हाउसेस की बुलडोजर खड़े होंगे और उनकी दीवारें गिरेंगी। लोगों को एहसास दिलवाना कि बेचारी आधी बादी हमारी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और यहाँ ये इतने बड़े गवर्नर हाउस में आदमी एक बैठा हुआ है और इतने बड़े लॉन्स बचे, नौजवानों के लिए कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं। तो इनकी सारी ग्राउंडों, तो मैंने पहले फैसला किया वो स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगी और ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको हम प्रिजर्व करेंगे और इंशाल्लाह या लाइब्रेरीज बनेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। सिंबॉलिक है ये तालीम के ऊपर जोर डालेंगे, यूथ के ऊपर, और ताकि ये सब के लिए ये जो फैसिलिटीज बने। तो सब खर्चे कम करेंगे, रेवेन्यूज बढ़ाएंगे, खर्चे कम करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, टैक्स पेयर को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि उनका पैसा उन पे खर्च हो रहा है, हमारे मुगलियाना लाइफस्टाइल पे नहीं खर्च हो रहा। आपको पता है कि जो खात्मे आला है लाहौर का, आप सिर्फ एक चीज को मैं, बाकी चीजें छोड़ें कि 5 उन्होंने अपने घरों को चीफ मिनिस्टर कैंप डिक्लेयर कर दिया जिसका सारा खर्चा बेचारा गरीब टैक्स पेयर देता है इनके घरों का, इंक्लूडिंग रायवन। लेकिन इमेजिन करें कि रॉयल फैमिली को, ये रायवन की रॉयल फैमिली को कितनी पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है? 1260 पुलिस वाले इनकी खिदमत में। शेम शेम। क्वीन के इतने नहीं, क्वीन के मेरे ख्याल में तो 50 होंगे, 1260 रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एलीट फोर्स जो बनी हुई है हमारी 600 की 900 की पंजाब की एलीट फोर्स है, आधी वीआईपीज को प्रोटेक्ट कर रही है। इस्लामाबाद की 60% पुलिस फोर्स वीआईपी ड्यूटी के ऊपर है। लोग लूटे जा रहे हैं, घड़ियां चल रही हैं, मोबाइल चल रहे हैं, देखो ये बेचारे सिर्फ वीआईपी। तो हमने ये सारा कल्चर चेंज करना, खर्चे कम करने, आवाम का पैसा आवाम पे। फिर तीसरी चीज हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, सारे मुल्क को लगा देना अपने आप को एजुकेट करने के लिए। इंशाल्लाह हमारे पास एक ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं। एक सलमान खान बड़ा जीनियस है, ये सैन फ्रांसिस्को में, इसने बड़े इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स तरीका बताया कि कैसे मैथ्स लिटरेसी हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरा हमारा जोर होगा एजुकेशन का, हेल्थ का। चौथी चीज एनर्जी के ऊपर हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कैसे एनर्जी क्राइसिस से डील करेंगे। और 5वां गवर्नेंस सिस्टम, कि सारी पुलिस को डीपोलिटिसाइज, कोई पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से निकाल देंगे, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से अलग कर देंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो कभी पाकिस्तान में आया नहीं है, गांव के लोगों को एम्पावर करेंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी है इसको बिल्कुल डीपोलिटिसाइज, मेरिट ओरिएंटेड, सारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को प्रोफेशनल्स के नीचे ले आएंगे, रेलवे की मिनिस्ट्री से रेलवे को निकाल के कॉर्पोरेशन बना के प्रोफेशनल्स के नीचे डालेंगे। तो इन सारों को, इसका पूरा हमने प्लान बनाया हुआ है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान को कितने लोगों की जरूरत है इसको ठीक करने के लिए। हमने एस्टिमेट किया कि मैक्सिमम 200 लोग चाहिए आपको, 200 लोग आपको केपेबल चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स, पुलिस के अंदर, कॉर्पोरेशंस के अंदर, आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनकी हम लिस्टें बना रहे हैं। आते सारी 200 लोगों को ऊपर प्लेस करेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको लिख के देता हूँ कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में बिल्कुल एक इनकलाब ले आएंगे।
آنسر سے پہلے لاسٹ چیز جو ہے میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں, صرف ایک پارٹی ہے جو اب تک کہہ رہی ہے کہ وار آن ٹیرر سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے. ہمارے پاس 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے. امریکن سے ڈس انگیج کریں گے, ان کی جنگ سے لگا ہوں گے. ڈرون اٹیکس بالکل نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ڈرون اٹیکس یہ ایک علیحدہ چیز چھوڑیں گے, یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہے. کوئی دنیا میں سوچے 21ویں صدی میں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے بٹن پریس کر کے سسپیکٹس, ان کے بیوی بچے, ان کے رشتہ دار, کوئی مہمان, سب کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں وہاں. یعنی کون سا کوئی باربیرک سوسائٹی ایسے کام کر سکتی, کون سی سیولائز سوسائٹی یہ کرتی ہے؟ کہ اپنے ملک میں سوچیں کہ کوئی میس مرڈر کسی نیو یارک بلاک کو فلیٹس میں بیٹھا ہو, اس کو ڈرون ماریں گے. اور گاؤں میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب بم پھٹتا ہے وہ صرف جا کے ٹیررسٹ کو شرائپلز لگتے ہیں, باقی عورتیں بچے بچ جاتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ایک تو وہ ہیومینیٹیرین لاز چھوڑیں, ساورنٹی کی وائلیشن چھوڑیں, ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈرونز بھی ان کو ٹارگٹ کریں, جیسے پاکستانی فوج لڑ رہی ہے, تو ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر جہاد ڈکلیئر کیا ہے. اور جہاد کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹ کرتا ہے وہ ہے سوسائڈ اٹیک. تو سوسائڈ اٹیکس جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم جنگ نہیں جیت سکتے. وہ تب ختم ہوگا جب جہاد کا نیریٹو ختم ہوگا. وہ تب ختم ہوگا جب آپ امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کریں گے, نہ ان سے ریٹ لیں گے اور نہ کوئی. اور اس کے بعد آپ کے ہم فوج نکال لیں گے وہاں سے. ہمارے اپنے ٹرائبل علاقے کے لوگوں کو ہم پھر کہیں گے کہ اپنے ایریا کو ریکلیم کریں. کبھی بھی آج, کیونکہ لوگ قبائلی علاقے کو نہیں جانتے, میں واحد آدمی جو میں نے کتاب بھی لکھی تھی اس کے اوپر, آپ کا 8 سے 9 لاکھ 800 to 900,000 armed people in the tribal areas. اور جو militants ہیں they only 20 to 30,000. تو سمپل میتھس یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو ملیٹنٹس کو کریں, ہم فوج نکالنے کے بعد. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہفتوں کے اندر ہم جنگ جیت کے آپ کو دکھائیں گے, ہم سیکیور کر کے آپ کو دکھائیں گے. ٹرائبل ایریا کے لوگ کبھی بھی مجاہدین سے نہیں لڑیں گے, لیکن جب جہاد ختم ہوگی یہ خود ہی اپنا ایریا ریکلیم کر لیں گے. تو اور یہ جو ہم نے وزیرستان مارچ کی تھی, اس کے 2 مقصد تھے. ایک اینٹی ڈرون تھا, دوسرا میڈیا کو میں لے کے جا رہا تھا جو سب سے فیروشس ٹرائب ہے لڑنے والی مسعود ٹرائب, ان سے میں ملانا چاہتا تھا ان کو, تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہ لوگ بتائیں کہ جنگ کیسے جیتنی ہے. اور وہ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آپ یہ امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کریں اور ہم آپ کو جنگ جیت کے دکھاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہ ہم, اور آپ کی پارٹی سب سے پاپولر پارٹی ہے ٹرائبل ایریاز میں. بائی فار ہمارے جو ایک نیو امریکن فاؤنڈیشن کی سروے تھی, ہماری سب سے 4-5 گنا زیادہ پاپولر پارٹی ہے باقی ساری. اور اب میں آپ کے کویسچنز کا منتظر ہوں. جی You guys can speak up. So let's have the gentleman at the back. I was the part of that team when we were going into the villages and universities and getting membership in Lahore with Rara, Deep Sandhu and all that. Mera question nahi hai, formal request hai. As recently Inspector General of Pakistan, he said publicly that 60% of Pakistanis in jails are innocent. Just put yourself in their shoes. Like unke bete aur sari beti jab intezar kar rahe hain to unhone koi bhi crime kuch bhi nahi kiya. As you have lot of influence and all that in Pakistan, can you please do something about that? Thank you. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ according to Inspector General jails, almost 50 to 60% of jail inmates are innocent. میں نے بھی جب courtesy جنرل مشرف 8 دن جیل میں گزارے تھے تو میں تب ریئلائز کیا کہ مجھے کوئی بڑا ڈاکو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, وہاں صرف چھوٹے چور نظر آ رہے تھے. اور جب میں اسمبلی میں تھا سارے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں اس لیے اس کی وجہ ہے جو ہم پاکستان کے اندر رول آف لا لے کے آئیں گے. میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ
क्योंकि मैंने पहले कहा कि जरगे का निज़ाम आना चाहिए तो सारे टारगेट हो जो आप पीछे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। असल में हमें गांव की सतह के ऊपर लोगों को जस्टिस देना पड़ेगा, और वो सिर्फ वो जो पुराना निज़ाम पंचायत और जरगे का था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो पूरा अंग्रेज के आने से पहले वो बड़ा कामयाब निज़ाम था, बिकॉज ज़्यादातर केसेस तो ज़मीन के केसेस हैं। गांव की सतह पे सबको पता है कि ज़मीन किसकी है, कौन फॉल्स विटनेस है, कौन ठीक है। इसलिए जब तक आप गांव की सतह के ऊपर लोगों को मुफ्त जस्टिस नहीं देंगे, जब तक आप वहां नहीं देंगे तो ये हमेशा गरीब मारा जाएगा। कितने अगर 80% पाकिस्तानी $2 a डे पे हैं तो कौन वकील अफोर्ड कर सकता? तो वो जब ताकतवर के खिलाफ आएगा वो हार जाएगा केस, इसलिए गरीब लोग जेलों में भरे रहेंगे। तो हमने अपने पाकिस्तान के आम इंसानों को इंसाफ के दायरे में लाना है, गांव की सतह के ऊपर उनको जस्टिस देंगे, और वो हम करेंगे जूरी सिस्टम से। जितने भी लैंड केसेस हम गांव के लेवल पे हल करेंगे, क्योंकि असल में 60% सारे जो केसेस हैं अदालतों में वो जमीन के केसेस हैं। और हमने ये पटवारी का निज़ाम चेंज करना है, लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना है, ताकि पटवारी से लोगों को आज़ादी हो। जब तक पटवारी है, कब्जा ग्रुप है और बेचारा गरीब आदमी मारा जाता है उसकी जमीन। सो इसलिए जस्टिस इज द नंबर वन, रूल ऑफ लॉ इज द नंबर वन थिंग। जब आपने गांव की सतह पे लोगों के जमीन के केसेस हल किए तो बाकी अदालतें खाली हो जाएंगी, उनके पास टाइम होगा, एंड यू कैन एक्चुअली इंप्रूव द जस्टिस सिस्टम। इमरान भाई, मेरा नाम उमर है और मैं 12th पटवाई हूँ। मेरा सवाल कराची से मुताबिक है, क्योंकि मैं ताल्लुक कराची से है कि आप कराची में आप बोलते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, मगर कराची में आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? इनके पास बंदूकें हैं और मेरे इलाके में मैं तहरीक इंसाफ का पर्चा भी नहीं लगा सकता क्योंकि हम डरते हैं। तो इलेक्शन के दौर में आप कैंपेन कैसे चलाएंगे उन इलाकों में? और 3 बड़े बड़े माफिया जो बैठे हुए हैं उनका आप किस तरह मुकाबला करेंगे? जबकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान जाना था घूमने, तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान बताओ, फिलहाल बाद में आना। तो आप किस तरह करेंगे? ये ट्रेजेडी, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि 80s के अंदर अगर ये वायलेंस कराची में ना होता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुबई की 1/3 प्रॉस्पेरिटी ना होती है अगर कराची के अंदर वायलेंस ना होता, क्योंकि कराची राइट था टेक ऑफ के लिए। कराची वो एक ऐसी जगह है जिसमें इतनी पॉसिबिलिटी थी, यानी दुबई से 70s और 60s में तो दुबई से लोग कराची आया करते थे। कराची तो इतना ये ट्रेजेडी है कराची की कि ये जो वायलेंस की तरफ गया और ये जो मिलिटेंसी की तरफ गया है सारे। अब देखिए कराची का मसला सिर्फ एक तरह हल हो सकता है, जब तक कराची की पुलिस डीपोलिटिसाइज नहीं होती। रेंजर्स कभी वो काम नहीं कर सकते जो पुलिस करती है। जो 1996 के अंदर एक कामयाब ऑपरेशन हुआ था नसीरुल्लाह बाबर का, वो पुलिस के जरिए हुआ। हर थानेदार को अपने इलाके में पता होता है कौन क्रिमिनल्स है, इसलिए जब पुलिस ऑपरेशन करती है उसका बड़ी जल्दी होता है। अगर वो गैर जानिबदार हो, अगर वो इम्पार्शियल हो, पुलिस बड़ी जल्दी इसके ऊपर काबू पा सकती। लेकिन उन्होंने पुलिस को तबाह कर दिया, पुलिस को उन्होंने पूरा पोलिटिसाइज कर दिया, पुलिस के अंदर पॉलिटिकल एंट्रीज कर दिए, पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स को भर दिया। और फिर जो सिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने अपनी हर पार्टी का एक मिलिटेंट विंग है और वो अपने मिलिटेंट विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या कैसे पीस हो सकती है कराची? इसलिए कराची का जो हाल है वो ये कि गवर्नेंस रूल लगेगा, एक पूरा एक गैर जानिबदार पुलिस सिस्टम आएगा वहां, और सिर्फ वही पुलिस वही सिर्फ ठीक कर सकता है, और कराची के लोगों को साथ मिलना पड़ेगा। देखिए अब ये क्लासिक एग्जाम्पल, ये खौफ की गुलामी है। टोटल कराची के अंदर सारी पार्टी के मिलिटेंट कितने 20-30 हजार होंगे, 1.5 करोड़ की आबादी है, 15 मिलियन लोग हैं, और वो ये 30 हजार लोगों के गुलाम बने हुए हैं, और सारा कराची तबाह हो रहा है। बिजनेसेस छोड़ के भाग रही है, कोई बेचारा बिजनेसमैन घर से निकलता तो फौज सारी पूरी आर्म गार्ड्स लेकर निकलता है। सबसे बड़ी अभी ट्रेड कराची के अंदर किडनैपिंग फॉर रैंसम है। तो इसलिए तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो इसका तोड़ ही है। और आपने कहा इलेक्शन जीतेंगे कैसे? कराची में सिर्फ 18 सीटें, सिर्फ 18 सीटें पाकिस्तान में स्वीप कर रहे हैं, कराची में फिर कराची को आपको
जब से आप सियासत में आए आपको देखा है तो इकबाल के एक शेर की मुझे समझ है, ये कहते हैं ना सियासत कोयलू का कारोबार है, तो इकबाल का शेर है परवाज़ है दोनों की किसी एक जहां, शाही का जहां और है करकस का जहां और है। अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं लेकिन गुलना की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, ये आपका एटीट्यूड यू आर डूइंग वेरी वेल। उसके बाद मेरा सवाल है, आप गुजरात में अभी तक आप नहीं गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ज़िला है और यहाँ से आप बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, कोई इतनी जो पॉलिटिशियन है उनकी इतनी मजबूत ग्रिप नहीं है। आप अभी तक मानेंगे। दूसरा जो टाउन्स हैं और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आपका जाना जरूरी है, वो देहातों के साथ वो बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो जो आम जट है वो भी डेरों से उठ के आ जाएंगे, तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है बात तो सारी से आती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैं आपको सिर्फ एक चीज ही कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरा 16 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो चुके हैं, किसी ने वो पॉलिटिक्स नहीं की जो मैंने की, अकेला पॉलिटिक्स की। और एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 5 लोग एक्टिव रह गए थे पार्टी में, और जो मैंने पॉलिटिक्स की है और जो इस पॉलिटिक्स जो करके आता है उसका आप याद रखें, ये जो ISI के बनाए हुए पॉलिटिशियंस या NRO लेने वाले वो नहीं मुकाबला कर सकते। मैं आपको आज बताता हूँ कि जो मेरा अभी प्लान है वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा प्लान है और मैं ये आपके सामने अभी कह रहा हूँ कि सब ने इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। ये सब इकट्ठे होंगे, इन्होंने पूरा पैसा चलाना है, लेकिन जो मेरा प्लान है ये कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो आप देखेंगे जो इंशाल्लाह हम आखिरी दो महीने में मेरा प्लान आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। My name is Umar. I'm a second year student from Shuri. मैं उर्दू बहुत अच्छा अंग्रेजी में ये You talked about how Pakistan, how the people who do the drones, they have no humanity to them, and that is a very it's a big claim and it's a true claim which I agree with. And personally, I saw Obama make a joke about drones, which I felt sick to the stomach for, and it's on YouTube, and anyone can see it. He made a public joke just for YouTube laughs. And I want to know, I'd like to question, what is your opinion regarding Obama, and what is your relationship with America, especially when Pakistan is receiving so much aid from America, and it's a very delicate situation, delicate relationship. I'd just like to ask about your approach. You know, the drones, they're totally, apart from the fact that they violate all humanitarian laws, apart from the fact that they violate a country's sovereignty, apart from the fact that it's the only time an ally, a country is being bombed by its ally, it's never happened before. It's totally counterproductive because they are replaced, there's more hatred against the US, and that means there are more militants. But much more significantly, drones are going to radicalize Western Muslims. It's going to radicalize the Western. It is radicalizing. Faisal Shahzad, that failed Times Square bomber, when the judge asked him that, do you realize that if the bomb had gone off, there would have been innocent civilians killed? He replied, what about the drones killing our women and children in tribal areas? So therefore, the danger is that if this goes on, the youth in the Muslim youth in Western countries will get radicalized and is getting radicalized. So therefore, it is totally senseless. The policy, I just cannot understand who is running this policy, because no sensible, intelligent man can. And you'll be surprised that the former 2 American ambassadors in Islamabad both were writing back to the State Department saying that this is counterproductive. Now, let me just answer the question. What do I think of Obama? He's a joke. Let me just say that Obama is intelligent. I think his instincts are right. I read his book, Obama's War, and where he was always asking the right questions to the generals. I think he was weak. I
I think he could not sustain the pressure from the neocons. I think he did not stand up for his convictions. And I think he wanted his second term. But what I'm hoping, I'm not sure whether it will happen, I'm hoping that now that he doesn't have to worry about re-election, I think he will be more assertive about peace, and I think you will see a different Obama. I think so. Because, put it this way, we didn't have much of a choice. I mean, Romney would have been much worse. Sorry, tell me later about She's the Queen. Just find everything on us now. Sorry. Hi, my name is Radia. I have to ask in English. No, go. I read an article today that says you're about to prioritise Kashmir issue if you're voted into power. What steps will you take to ensure that the issue is actually resolved? Because if your solution involves a plebiscite, that only has two options, which is accession to India and Pakistan, and it doesn't give the people the third option, which is independence, which a lot of Kashmiris want. So if you're really serious about the issue, what about solving the issue of Kashmir for the people of Kashmir, will you call for independence to get peace? You know, the time has come to run Pakistan and Pakistan's foreign policy like it's never been done before. It's time, to completely, when we say new Pakistan, you have to think about things completely different to what we have so far in our 65 years. So therefore, most important is now relationship with India. I think we have to move ahead now. No longer can we sustain a relationship which is based on mistrust and militancy, RAW in Pakistan, ISI in India, and so on. And I think the time has come to look at how can we live as civilized neighbors. And in my opinion, the dividends of peace are so enormous that it is too ridiculous to be held hostage by an issue which two countries can't solve. So therefore, number one issue on the foreign policy for us will be Kashmir. But Kashmir we will resolve with India that the solution does not lie in militancy or military. Time has come to resolve the issue through dialogue, through political settlement. At the same time, we will resume our relationship, trade, everything, normal relationship with them. And we will, and you will be surprised because we have 3 ex-foreign ministers in our party, and all 3 told me that in the behind-the-scenes talk, actually, we came pretty near to a resolution. Had that Mumbai attack not taken place, actually it was moving towards some sort of a resolution according to the wishes of the people of Kashmir. So therefore, I think a strong leadership, which inshallah there will be next year in Pakistan. I hope there is a strong enough leadership in India for 2 strong leaderships to take a big decision and resolve this issue, and then the subcontinent can take off. Because I reckon the trade between the 2 countries, the potential of a huge market with India on one side, China on the other side, Pakistan is sitting on the hub of where there is probably going to be the greatest economic takeoff. My name is Anisha and I'm from the University. I just want to know, आपने बताया है कि आप infrastructure में changes लाएंगे, taxes लेंगे. How are you going to change the people? Discipline and lack of all those so many things that are present here in UK. But people just lack discipline. How are you going to change people? Their way of thinking, bringing civic sense, how to drive on the roads, this basic thing. How does it change? We human beings, we are very adaptable. You see the same Pakistanis scrambling on Pakistani airports. They arrive in Dubai and they all stand in a line. You see the Pakistani police everywhere, and then you see the Pakistani police on the motorway, and it's as good as any police in the world. I invite all of you to come to Shaukat Khanum Cancer Hospital, and I challenge you that there will be no difference between Shaukat Khanum and any hospital in England. So remember, now,
the leadership. If the leader has high morality, has high moral standard, has moral strength, he will lift the morality of the whole nation. If the leader does not have a moral, if he doesn't have high moral values, he will become the same as the morality of the society. So I'll give you an example. Our Prophet, peace be upon him, look at Medina, state of Medina. One man completely raised the moral standards of that society to the extent that it was the Arab traders that went to Malaysia and Indonesia, and people looking at the moral standards of the Arab traders became Muslims without any Muslim army going there. And I'll give you another example. Queen Victoria's husband, Prince Albert. One man, Prince Albert, he was of such high moral character that the whole century was known as Victorian values, which came from one man. He raised the standard of morality of the whole society. So this is the society's change. I've seen Singapore change in front of. We went to Singapore when we were, growing up. Singapore's per capita was same as Pakistan. It had more corruption than Pakistan. One prime minister with high integrity, Lee Kuan Yew, changed Singapore in front of us. So leadership changes a country. How do you expect Muhammad Amir to not do spot fixing when the president is asked to Zardari? Political parties की situations. I'm very delighted to know आपका 90 days plan. मैं ये जानना चाह रही हूँ आप next 10 years में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं after those 90 years, और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में पूछूँ तो ये कि आपकी अगली imaginative picture क्या है? मेरी जो वो मैं अपनी आप सारे आपको वो ड्रीम्स ही बताना चाहता हूँ, आप हजम ही ना कर सके शायद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सारी मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का मुल्क है। इसमें पोटेंशियल था, ये पाकिस्तान लीडर था मुसलमान दुनिया का। आपको यही नहीं था 50s 60s में मुझे याद है अल्बानिया का मुझे प्राइम मिनिस्टर एक बार UN कॉन्फ्रेंस पे मिल गया न्यूयॉर्क में, तो उसने कहा जब पाकिस्तान बना तो कहता हमने अपने रेडियो को, क्योंकि कम्युनिज्म थी वहाँ, तो हमने रात को सुना कि पाकिस्तान बना, हमने सारे अल्बानिया में मिठाइयाँ बांटी के इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना। तो पाकिस्तान मैं आपको आज बता रहा हूँ, अल्लाह ने इस हमारी जितनी इनडिसिप्लिन हो जो भी आप कौम कह दें, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। और पोटेंशियल जो है वो हर चीज़ में। आपको पता है एक इंडेक्स निकला था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में पाकिस्तान किस रैंक करता है, तो 170 में से 150 पे था। लेकिन उन्होंने एक और इंडेक्स है, ये बड़ा फैसिनेटिंग है, उन्होंने कहा